राजस्थान के अंदर एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ सरकार के आगे खड़ी है प्राइवेट बस एसोसिएशन। ये है ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन। ये पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 35,000 बसें हैं। ये 35,000 बसें रोज 15 लाख मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। राजस्थान सरकार की बात की जाए तो राजस्थान रोडवेज के बाद पास में मात्र 3500 बसें हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए रोज कितने लोगों को वो कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करते होंगे। लेकिन समस्या जो है वो ये है कि राजस्थान सरकार सुरक्षा के मानकों के नाम पर सख्ती बढ़ा रही है और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बस एसोसिएशन जो है वो निरंतर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हड़ताल पे जाने की सरकार से बात करती रहती है। अभी भी हड़ताल पे जाने की बात की गई थी, पर सरकार और एसोसिएशन के मेंबर्स की सूझबूझ की वजह से इस हड़ताल जो है वो टाल दी गई। 7 दिन का समय दोनों की तरफ से दिया गया है। मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा। 7 दिन का समय आप दोनों ने एक दूसरे को दे दिया है। 7 दिन का समय सरकार ने हमारे से कहा था भी कुछ समय दो, हमारी मांग तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है फरवरी के अंदर। उनको क्रियान्विति की बात थी तो सरकार में हमारे प्रमुख सचिव हैं देथा साहब और कमिश्नर साहब हैं पुरुषोत्तम जी शर्मा, उनके दोनों के अगुवाई में हमारी कल सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई। और मीटिंग में कोई भी व्यापारी हड़ताल करना नहीं चाहता जब तक बहुत दुखी नहीं हो जाए। तो उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ही क्रियान्वित करा देंगे। और उन्होंने मौखिक आदेश तुरंत प्रभाव से सभी जिलों में करवा भी दिए और आगे आज या कल के अंदर वो ऑर्डर निकाल देंगे जो हमारी प्रमुख। आपके और सरकार के बीच में किस बात पर ठनी हुई है? बार बार ये हड़ताल की नौबत क्यों आ जाती है? सरकार सुरक्षा मानकों की बात कर रही है, आप किस बात पे अड़े हुए? सरकार सुरक्षा मानकों की बात कर रही है, सरकार के सुरक्षा मानक हमने पूरे कर लिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो सेक्शन जो जिस धारा में वो चालान कर रही है 182(1)A ये हमारे पर लागू नहीं होता। किस ये लागू क्यों नहीं होता आपके? ये लागू मोटर व्हीकल एक्ट में ये लागू होता है मैन्युफैक्चरर पे, जिसने गाड़ी बनाई, जिसने चेचिस निर्माता पे। आपकी गाड़ी 2 लोग बनाते हैं। हाँ। एक तो चेचिस मेकर होता है, एक होता है आपका बॉडी मेकर। तो ये किस पे लागू है? चेचिस मेकर पे लागू है, बॉडी लेब मेकर पे? ये दोनों पे लागू है। उन दोनों पे लागू है। अगर चालान होगा तो उनका होगा, मानक उन्होंने पूरे नहीं किए, आपकी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। तो ये जो धारा है इसके अंदर 4 जो सेक्शन है वो हमारे ऊपर लागू होता है। वो तब लागू होता है तब जब हमने गाड़ी रजिस्टर्ड कराई और रजिस्टर्ड कराने के पश्चात हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा सीट लगाई हो, कोई कलर चेंज कराया हो या गाड़ी में कोई ऐसा परिवर्तन किया हो जो संरचना के विरुद्ध हो और उसका आरटीओ में इंदराज नहीं कराया हो। उन गाड़ियों पे सेक्शन 4 लागू होता है, उसमें मात्र जुर्माना 5,000 रुपये। फिर अब जो सड़क पे मजिस्ट्रेट उतरे हुए हैं, गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, वो क्या किस आधार पे फिर चालान कर रहे हैं? कोई आधार नहीं है। न्यायपालिका जो उतरी हुई है उनका कोई आधार नहीं है और न वो जानते हैं कि उस गाड़ी कैसी होनी चाहिए। वो केवल तो फिर चालान किस आधार पे किए जा रहे हैं? गाड़ियां किस आधार पे बंद की जा रही है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, 182(1)A आप उठा के देख लीजिए। लागू हो गया मैन्युफैक्चरर के ऊपर, आपके ऊपर लागू होगा रजिस्ट्री के बाद। ये हमारे ऊपर जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। कोई आप ये लिखो, ये लिख देते हैं उसके अंदर गाड़ी में ऑल्ट्रेशन कराया। ऑल्ट्रेशन शब्द जब आएगा जब हम गाड़ी में मूल रूप से कोई परिवर्तन करेंगे। किसी भी गाड़ी में बनने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, न सीटिंग कैपेसिटी में परिवर्तन नहीं होता। वो गाड़ियां गलत है। जैसे किसी गाड़ी में जब हमने रजिस्टर्ड कराई 34 सीटर थी, बाद में 36 बना ली उसको, वो परिवर्तन। ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है। अब पीछे का दरवाजा 2024 में आया, अब आप 2016 मॉडल में कहते हो साहब पीछे का दरवाजा निकालो, तो ऑल्ट्रेशन के लिए तो आप बोल रहे हो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। और अगर निकाल लिया तो वो गलती है। तो ये आपके ऊपर चालान बनता है? हाँ, नहीं है तब भी बनता है और हमने निकाल लिया तब भी बन रहा है। तो 2016 की गाड़ियां फिर कहाँ जाए? बंद कर दें क्या? बंद कर रहे हैं ना, ये सरकार बंद कर रही है। 16 हो चाहे 25 हो। आपने भाई हर टाइम पे अलग अलग प्रोविजन आया। 2016 में एक ड्राफ्ट आया, उसके बाद में वो लागू हुआ 2019 में। 2019 से लेके 24 तक अलग अलग ड्राफ्ट रहा, फिर एक
अलग ड्राफ्ट आया जो 2025 में लागू हुआ। तो सब चीज़ अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो पुरानी गाड़ियों पे नए नियम कैसे आप उसको फुलफिल करोगे? जिस टाइम जो गाड़ी बनी उस टाइम उस नियम से बनी थी। तो हमारा सरकार से यही था कि भाई हमारी जो गाड़ियां बनी हुई है ऑलरेडी, उनको उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आप नए सिरे से परिवर्तन कर रहे हो तो वो अल्ट्रेशन है और उसकी पेनल्टी भी हमारे से ले रहे हैं। तो आपकी जो अभी वार्तालाप हुई है, चर्चा हुई है, वो आपकी परिवहन विभाग के अधिकारियों से हो गई, अधिकारियों से हुई है, सीनियर मोस्ट अधिकारियों से हो गई, हाँ, जो बिल्कुल आपके ट्रांसपोर्ट हाँ, मिनिस्टर के हाँ, नेक्स्ट हाँ, लेवल वाले होंगे, हाँ, उनसे हो हाँ, गई। उनसे हो गई। पर उनसे क्या चर्चा हुई है? जो सड़क पे मजिस्ट्रेट की टीम आज मौजूद है, जो चालान कर रही है, क्या उनसे भी कोई चर्चा हुई है? उनसे भी चर्चा हुई थी। उनको हम रिप्रेजेंटेशन आज से 15-20 दिन पहले अत्रे साहब के यहाँ गए थे, जिन्होंने ऑर्डर निकाला है, और उनसे बात करके आए थे हम। उन्होंने एक मैडम को एडीजे रैंक की थी, उनके भेजा था और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कल भी हमने मिलने का समय मांगा था, उन्होंने दिया नहीं। क्यों? न्यायिक अधिकारी की अलग गरिमा होती है, अलग जुडिक्शन होते हैं, इसलिए हम उनके लिए कुछ खुल के नहीं बोल सकते। अगर खुल के बोलेंगे तो फिर वो ये कहेंगे साहब हमारी अवमानना कर रहे हैं, इसलिए हम उस बारे में नहीं बोल पाए। पर चर्चा हुई है उनसे भी, हल निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। उन्होंने हमारे को सैद्धांतिक रूप से ये सहमति देताई थी कि हाँ ये तो गलत है, लेकिन अब वो किस झोंक में कर रहे हैं ये तो वही जाने। तो सिद्धांत हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं ना साहब? हाँ, हो सकते हैं। तो सैद्धांतिक जो सहमति है वो भी अलग अलग हो सकती है। नहीं, सैद्धांतिक नहीं है। उन्होंने ये भी माना था कि भाई आपके साथ में जो हो रहा है ये गलत है। ये उन्होंने वर्बली माना था, रिटर्न में नहीं। वर्बली मैं ये बात आपको आगे तक पहुंचाऊंगी, ये भी कहा था मैडम ने, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब उस न्यायालय है, न्यायालय अपनी दृष्टि से कैसे व्यापार करना आज की डेट में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, एक गाड़ी है गुजरात से आई थी, वृंदावन गई थी, वृंदावन से वापस लौट रही थी, सवाई माधोपुर में उस गाड़ी को डिटेन कर लिया रात को 12-1 बजे। 34 सवारियां बैठी हुई है उसके अंदर। बैठी का है मतलब गाड़ी में बैठी है अभी, और आरटीओ डिपार्टमेंट में खड़ी है। 1,16,000 का रालसा ने सीज करा दी। अब कोर्ट का ये काम है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। पर क्या 1,16,000 का चालान बनता है? नहीं बनता। किसके तहत किया गया है? बस गलत धाराओं में किया गया। करेगा कौन चालान? कोर्ट का। मेरा ऐसा मानना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोर्ट का काम कंपाउंडिंग का है। सुनने का अधिकार है उसको, चालान कराने का अधिकार नहीं है कोर्ट। मेरा जहाँ तक मेरी जहाँ नॉलेज है वो बता रहा हूँ। अगर कोई इंस्पेक्टर या कोई अथॉरिटी चालान कर देती है, उसको सुनने का अधिकार है। आप खुद ही अगर उसको निरीक्षक बन गए तो गलत हो गया। आज की जो स्थिति चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बस ऑपरेटर्स को ही समस्या नहीं है, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं वो भी समस्या में है। वो बहुत तगड़ी समस्या में। वो तो बेचारे राजस्थान वाले तो क्या लोकल है फिर भी झेल लेते हैं, वो व्यवस्था कर लेते हैं। अब वो जो गुजरात से गाड़ी आई है उसके 34 बच्चे, आदमी, बुजुर्ग भी होंगे, यात्रा पे गए हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी? रात से पड़े हुए हैं वहाँ पर, कोई साधन नहीं है वहाँ पर। ऐसी स्थितियों में तो राजस्थान आना बंद कर देगा। कर दिया सर, कर दिया। कितना % फर्क पड़ गया? आप ये देख लो, मेरे ख्याल में 20% आदमी रह गया। खाटू श्याम जी हमारे बहुत आता था, पूरा धंधा खराब कर दिया। 20% तो रह गया है सिर्फ, बस 80% ने बंद कर दिया। आती नहीं है, गाड़ियां नहीं आती, गाड़ियां ही नहीं आ रही है। लोग तो आना चाह रहे हैं पर संसाधन नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो कैंपर वैन जो अपनी गाड़ियां हैं, अपने छोटे टेम्पो ट्रेवलर कारें, इनके ऊपर से कैरियर हटवा दिए। आप 2 अटैची लेके जाओगे, डिग्गी इतनी बड़ी होती नहीं है, किसी में सीएनजी का सिलेंडर लगा रहता है, किसी में। सब व्यापार को चौपट कर दिया, व्यापार है ही नहीं। तो उससे लोगों को भी तो समस्या हो रही है ना। सिर्फ और सिर्फ ये आप यहाँ से अहमदाबाद का कितना पैसा लेते हो? हमारी नॉन एसी गाड़ी में 500 रुपये किराया है, 700 रुपये स्लीपर के हैं, एसी वाली में 1000 रुपये हैं। और सरकार की जो बसें जाती हैं वो कितना लेती हैं? सरकार की आप देखो करीब 1500-1600 रुपये रेट है ऑर्डिनरी गाड़ी का। तो आप तो 500 रुपये सस्ता ही ले रहे हो, और वो भी एसी में लेके जा रहे हैं। एसी में लेके जा रहे हैं और बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, उसको भी गलत मानते हैं। ये घटना एक्चुअल में रालसा क्यों कूदी ये तो हमारे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लेके और एक निर्देश जारी किए थे कि भाई जितनी भी सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण है और
ब्लैक स्पॉट है उनको ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए और उस पर तो उनका ध्यान उधर तो है नहीं और इन गाड़ियों को चेक करने में लग गया। नहीं, पर वो आग लग रही है गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों में हादसे हो रहे हैं, लोग जिंदा जल रहे हैं, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई करेगी। कारों में लग रही साहब, उसका क्या है बताओ। नई गाड़ियां, कार, नए ट्रक, यूरो 6 में ये इनबिल्ट बीमारी है आग लगने की। आग लगने। उसका कारण है कि अपन जो धुआं कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद में उसको इंजन रीजनरेट होकर करीब 2000 से 4000 तक गर्म होता है वो। उसकी गर्मी से जो वायरिंग है, वायरिंग पिघल जाती है और वो आग लग जाती है। ये सब गाड़ियों में समस्या है। सभी में गाड़ियों तो क्या इसकी जानकारी सरकार को ऊपर स्तर पर नहीं है क्या? सरकार के स्तर में है, लेकिन सरकार तो क्या किसको मारती है? सरकार किसको मारती है? एक स्कूल की बसों का हादसे भी देखने को मिले, जॉबनेर के अंदर एक छोटी बच्ची की जान चली गई। 38 की कैपेसिटी है, 93 बच्चों को लेके जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? स्कूल बसों में तो देखो, जैसे अपने सिटी बस में देख लो आप, 1.5 गुना कैपेसिटी का इनको परमिट है। ये खड़े होके भी जा सकते हैं, जा रही है ना। अब देखो 38 है तो 50 जा सकते। हाँ, सिटी के अंदर। अब उसमें स्कूल में है कि नहीं है, मेरे तो स्कूल में नहीं मानता, लेकिन सिटी बस में ऐसा है। तो उसी तरह से है। अब इंडिविजुअल उनका पोसाता नहीं होगा। 38 बच्चों से एक तो फीस ले हुए और एक 100 बच्चों से फीस ले हुए, उसका फ़र्क होगा, वो तो स्कूल वाले जाने। स्कूलों की खुद की आजकल तो बस होगी, प्राइवेट होगी तो कम होगी। स्कूल खुद खरीद लेता है बसें और उसको संचालित करता है। आग लगने की जो घटना है वो इसी यूरो 6 गाड़ियों में, आप पूरा परीक्षण करा लीजिए, पुरानी गाड़ी किसी में भी आग नहीं लगी। जो 2000 यूरो 4 गाड़ियां थी उनमें किसी में भी आग नहीं लगी। राजेंद्र जी, आपको इसी सरकार में 2023 के बाद से ही आप लोग ज़्यादा हड़ताल करने लग गए हो। पहले बहुत कम सुनने को मिलता था और होती थी हड़ताल तो बड़ी इफेक्टिव हुआ करती थी, एक आध दिन में ही आपको मना लिया जाता था। अब तो आप लगभग हर दूसरे तीसरे महीने हड़ताल का आह्वान करते हो। 2023 के बाद से क्या बदला है? 2023 से बाद में सरकार तो हुई है, सरकार तो कभी बीजेपी की कभी कांग्रेस की चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा सरकार का ध्यान आम पब्लिक में कम है, खुद में ज़्यादा है। मैनेजमेंट में फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप आज की सरकार में, पिछली सरकार में देखो, आप किसी की भ्रष्टाचार की शिकायत करके देख लो। इस सरकार में कि पिछली में? इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उस आदमी का। रोजाना वीडियो जाते हैं, आरटीओ पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं, एक भी आदमी सस्पेंड नहीं है, सिंगल पर्सन। कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं है, क्यों? उनको भी राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहता है। तो क्या इतने पावरफुल हैं राजस्थान के राजनेता जो संरक्षण दे रहे हैं? हाँ, दे ही रहे होंगे, जब भी ऐसी है। नहीं तो पहले ये देखता था, चाहे वसुंधरा जी की सरकार रही हो, चाहे गहलोत जी की सरकार रही हो, उसमें एक एप्लीकेशन भी कोई आदमी मुंह कर देता था ना कि भाई इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, तो उसकी फाइल खुल जाती थी। आजकल कुछ नहीं, सब नीचे अंडरग्राउंड चले जाता है। क्या है मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट हमारे समझ में नहीं आया आज तक। और जनता की आवाज़ तो तुरंत सुनी जाती है साहब। और हम जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं राजस्थान की। राजस्थानी क्या, किसी भी देश का विकास या प्रदेश का विकास करना है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी लोगों की आवाजाही सुगम बना रहे हैं। आज जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो लंबे रूट की गाड़ियां, पहले आप देखो बम्बई जाने के लिए ट्रेन एक हुआ करती थी, आज कोई 5-7 ट्रेनें हैं, उसके बावजूद भी भीड़ कम नहीं है। उसको भी हमने संभाल रखा है। फिर भी हमारे को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करते हैं। बीच रास्ते में रात को आप जा रहे हो कहीं और आपको उतार दिया जाए कि हम तो रालसा वाले हैं, इनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, गाड़ी को सीज कर दी जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या रहेगा? मतलब हम अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं। और हमारा दर्द ये न्यायिक अधिकारी बंद ही कर देना फिर, जब इतनी समस्या है। हाँ, मैंने कल हमारी मीटिंग में देता साहब और टीसी साहब से कहा था कि भाई एमपी के अंदर एक बार एक रिजोल्यूशन पास करके ये कहा था कि रोडवेज को, वहाँ की जो रोडवेज थी घाटे में चल रही थी, वहाँ के रोडवेज संगठन वहाँ गए, साहब हम प्राइवेट की वजह से घाटे में हैं। तो बाबूलाल गौड़ हुआ करते थे वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आज से ही प्राइवेट बंद।
आज से कोई प्राइवेट आएगी तो राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, इस तरह का एक ऑर्डिनेंस वो पास गाड़ी जो है वो राजस्थान वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सरकार की प्रॉपर्टी, तो सब गाड़ियों ने जाना बंद कर दिया। 1 साल बाद में उन्होंने वापस उसी डिपार्टमेंट की समीक्षा करी कि अब आओ वही, तो वहाँ ये मालूम पड़ा कि साहब एक जो पहले 3,000 करोड़ का घाटा था फिर 6,000 करोड़ का हो गया, डबल हो गया। तो बाबूलाल जी ने उस टाइम उन्होंने कहा कि आज से रोडवेज बंद, प्राइवेट ही चलेगी। तब से एमपी के अंदर सरकारी बस का संचालन बंद हो गया। तो ये स्थिति है। अब सरकार देखो रोडवेज अपने सामाजिक सरोकार पूरे कर रही है, बहुत सारी सुविधाएं देती है, घाटे में तो नेचुरल रहेगी। इतने आदमियों को रोजगार दे रखा है, रोजगार हमने भी दे रखा है उनसे 5 गुना ज़्यादा, लेकिन उनका रोजगार देना और हमारा रोजगार देने में फ़र्क है। हमारे से ठेली मजदूर वाले भी जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय भी जुड़े हुआ है, रोड साइड ढाबे वाले भी जुड़े हुए हैं। अभी जब हड़ताल की घोषणा हुई तो उनको चिंता होगी कि यार अपना खर्चा कैसे निकलेगा, खाना बिकेगा और नहीं बिकेगा। जो ठेली जो रास्ते में सिंधी कैंप के आसपास जितने भी ठेले मजदूर हैं, पैसा हमारा क्या होगा, हमारी तो रोजी रोटी से। होटल व्यवसाय वाले, उनके होटल खाली रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ लोग बाग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो हम रोज़गार बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? यात्रा को, अच्छा हम यात्रा अगर बढ़िया नहीं कराएंगे तो हमारे पास कौन आएगा? बढ़िया से बढ़िया गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, वॉशरूम गाड़ी में होता है, ऐसी फैसिलिटी होती है जैसे हवाई जहाज में आपको नहीं मिले। हवाई जहाज किसी सीटें तो बैठा नहीं जावे, फिर भी हमारे को सरकार हरेसमेंट कर करके चोर साबित कर रखा है हमारे को। हमारे को हरदम अवैध बोला जाता है, जबकि हमारे पास वैध परमिट होते हैं, वैध सारी चीज़ें होती है, उसके बावजूद भी। और सरकार का देखो, पानी, बिजली, यातायात, सड़क, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो सरकार को घाटा भी हो ना तो जनता को मुहैया करानी पड़ती है। अब हज़ारों करोड़ों रुपए ये फंक्शनों में खर्च कर देते हैं, उसके बजाय हमारे को कुछ कर दे में, सब्सिडी नहीं दे तो आराम से चलने तो दे। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि सब्सिडी नहीं दे सरकार, कोई बात नहीं, पर आराम से चलने तो दे। फर्क आप खुद देख लीजिए कि 1500 रुपये नॉन एसी का किराया है और यहाँ पे एयर कंडीशन स्लीपर जो है वो 1000 रुपये के अंदर उपलब्ध हो जाता है किसी भी यात्रा के लिए। अब यहाँ सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि एक तरफ तो हम राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में निवेशकों को बुला रहे हैं, एक तरफ पर्यटन के लिए राजस्थान जो है वो बाहें पसारे खड़ा है। अगर 80% टूरिस्ट जो ख्वाटू श्याम जी के दर्शन करने आता था गुजरात से, अगर वो नहीं आ रहा है तो नुकसान राजस्थान का भी हो रहा है। और क्या कारण है, क्या जिद है, क्यों मैनेजमेंट सही नहीं है? क्यों पिछली सरकारों का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था, चाहे भाजपा की ही रही हो, क्यों इस बार मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है? क्यों शिकायतों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है? ये सब सरकार को देखना होगा, क्योंकि राजस्थान में ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का मानना है कि हम राजस्थान की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि 15 लाख पैसेंजर को रोज इधर से उधर करते हैं। और नहीं तो सरकार कड़ा मन करके फैसला कर ले और राजस्थान में इन प्राइवेट बसों को बंद कर दे, उसमें भी तैयार है, उसमें तैयार है, बंद कर दे। लेकिन बंद करने से पहले ये जरूर सोच ले कि 35,000 बसों का मुकाबला वो 3500 बसें हैं, कैसे कर पाएंगी, कहां से व्यवस्थाएं बनेंगी, ये सरकार को विचार करना है। पर अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।